वेलकम टू द फनल इफेक्ट। आज हम मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल यानी एमसीपी क्लाइंट्स की दुनिया में एक गहरी पड़ताल करेंगे। हाँ। हम रोजाना कई एप्लीकेशंस इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अक्सर ये नहीं सोचते कि पर्दे के पीछे कम्युनिकेशन कैसे होता है। हाँ, बिल्कुल खासकर जब बाहरी सर्विसेज या एजेंट्स इन्वॉल्व हों। बिल्कुल। और एमसीपी इसी कम्युनिकेशन को स्ट्रक्चर करने का आप कह सकते हैं एक तरीका है। आज हम समझेंगे कि ये एमसीपी क्लाइंट्स क्या हैं, ये होस्ट एप्लीकेशंस जिनसे हम इंटरेक्ट करते हैं उनसे कैसे जुड़े हैं, हाँ, और कैसे ये एमसीपी सर्वर्स के साथ बातचीत को मैनेज करते हैं। ये जानना दिलचस्प है कि कैसे ये प्रोटोकॉल्स ज़्यादा एडवांस्ड इंटरेक्शंस को इनेबल कर रहे हैं। हाँ, हमारे पास जो जानकारी है वो एमसीपी डॉक्यूमेंटेशन से ली गई है। हमारा इरादा है कि इस डॉक्यूमेंटेशन के कोर कॉन्सेप्ट्स को सरल तरीके से सामने रखें, हाँ। ताकि ये समझा जा सके कि ये टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है और क्यों महत्वपूर्ण है। चलिए इसे खोल कर समझते हैं। तो सबसे पहले ये एमसीपी क्लाइंट असल में है क्या? ये शब्द टेक्निकल जरूर है, पर इसका काम क्या है एप्लीकेशन में? देखिए, एमसीपी क्लाइंट्स दरअसल सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स होते हैं। अच्छा, कंपोनेंट्स। हाँ, कंपोनेंट्स जिन्हें होस्ट एप्लीकेशंस जैसे मान लीजिए कोई एडवांस टेक्स्ट एडिटर या कोई आईडी या claude.ai जैसा प्लेटफॉर्म वो जरूरत पड़ने पर इंस्टेंशिएट करते हैं। इंस्टेंशिएट करते हैं मतलब बनाते हैं या शुरू करते हैं? हाँ, बनाते या शुरू करते हैं। हर क्लाइंट का एक स्पेसिफिक काम होता है, किसी एक एमसीपी सर्वर के साथ कम्युनिकेशन चैनल एस्टैब्लिश करना और उसे मेंटेन करना। इसे आप होस्ट एप्लीकेशन के अंदर बैठा एक डेडिकेटेड मैसेंजर समझ सकते हैं। अच्छा। जो सिर्फ एक खास सर्वर से बात करने के लिए जिम्मेदार है। अच्छा, मतलब एक ही होस्ट एप्लीकेशन जैसे मेरा कोड एडिटर वो एक साथ कई एमसीपी क्लाइंट्स चला सकता है। हाँ, बिल्कुल। शायद एक कोड एनालिसिस सर्वर के लिए, दूसरा डॉक्यूमेंटेशन सर्वर के लिए, ऐसा। हाँ, बिल्कुल ऐसा हो सकता है। होस्ट एप्लीकेशन वो मेन इंटरफेस है जिसके साथ यूजर सीधे इंटरैक्ट करता है। सही। वो ओवरऑल यूजर एक्सपीरियंस को मैनेज करता है और जरूरत पड़ने पर इन अलग-अलग क्लाइंट्स को कोऑर्डिनेट भी करता है। दूसरी तरफ क्लाइंट्स ज्यादातर बैकग्राउंड में काम करते हैं। ये प्रोटोकॉल लेवल कंपोनेंट्स हैं। इनका मुख्य फोकस सर्वर कनेक्शन बनाए रखना और प्रोटोकॉल के नियमों के अनुसार डेटा एक्सचेंज करना है। ये अंतर अहम है ना? हाँ, ये जरूरी है समझना। होस्ट एप्लीकेशन यूजर फेसिंग है, यूजर के कमांड्स लेता है, बिल्कुल। जबकि क्लाइंट्स पर्दे के पीछे कम्युनिकेशन की बारीकियां संभालते हैं। एग्जैक्टली। एप्लीकेशन और सर्वर के बीच एक तरह का स्पेशलाइज्ड कम्युनिकेशन ब्रिज है। लेकिन सोर्स मटेरियल ये भी कहता है कि क्लाइंट्स सिर्फ सर्वर्स से कॉन्टेक्स्ट या डेटा लेते ही नहीं, बल्कि सर्वर्स को कुछ कैपेबिलिटीज या फीचर्स भी ऑफर करते हैं। ये थोड़ा काउंटर इंट्यूटिव सा लगा मुझे। यूजुअली तो सर्वर ज्यादा पावरफुल होता है। हाँ, और यही एमसीपी का डिजाइन आप कह सकते हैं काफी इंटरेस्टिंग हो जाता है। ये वन वे कम्युनिकेशन नहीं है। अच्छा। क्लाइंट सर्वर को कुछ खास फीचर्स प्रोवाइड कर सकते हैं। इन फीचर्स का इस्तेमाल करके सर्वर ऑथर्स ज्यादा इंटरैक्टिव और कॉन्टेक्स्ट अवेयर एक्सपीरियंसेस डिजाइन कर सकते हैं। मतलब सर्वर अब सिर्फ पैसिव इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर नहीं रहता। नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि वो क्लाइंट की कैपेबिलिटीज जैसे यूजर इंटरफेस दिखाना या एआई मॉडल एक्सेस करना, इनका फायदा उठा सकता है। सोर्स में 3 मुख्य फीचर्स का जिक्र है जो क्लाइंट सर्वर को ऑफर कर सकता है: एलिसिटेशन, रूट्स और सैम्पलिंग। एलिसिटेशन, रूट्स और सैम्पलिंग, नाम तो काफी इंट्रीगिंग लग रहे हैं। चलिए एक एक करके इन पर बात करते हैं। पहला है एलिसिटेशन। सुनने में ऐसा लग रहा है जैसे ये जानकारी मांगने या निकलवाने से जुड़ा है। आपका अंदाजा बिल्कुल सही है। एलिसिटेशन एक मैकेनिज्म है जिसके जरिए सर्वर इंटरैक्शन के दौरान जरूरत पड़ने पर यूजर से स्पेसिफिक जानकारी मांग सकता है। अच्छा। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि वर्कफ्लोज बहुत डायनामिक और रिस्पॉन्सिव बन जाते हैं। सर्वर को सारी जानकारी अपफ्रंट लेने की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ। वो अपना काम शुरू कर सकता है और जब उसे किसी खास इनपुट की जरूरत हो, वो ऑपरेशन को पॉज करके क्लाइंट के माध्यम से यूजर से पूछ सकता है। ये ट्रेडिशनल रिजिड फ्लो से काफी अलग है। ये डायनामिक वर्कफ्लो वाली बात दिलचस्प है। मतलब सर्वर यूजर के कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से अडेप्ट कर सकता है। कोई प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है सोर्स में जिससे ये प्रोसेस और क्लियर हो? हाँ, सोर्स में एक हॉलिडे बुकिंग अप्रूवल का उदाहरण दिया गया है जो इसे अच्छे से इलस्ट्रेट करता है। अच्छा। कल्पना कीजिए कि यूजर ने किसी ट्रैवल एप्लीकेशन में बार्सिलोना का वेकेशन पैकेज चुन लिया है। फ्लाइट्स, होटल वगैरह सब देख लिया है। हाँ। अब बुकिंग फाइनलाइज करने से पहले सर्वर को यूजर का कंफर्मेशन चाहिए। हाँ, चाहिए होगा। और शायद कुछ एडिशनल प्रेफरेंसेस भी जाननी है। जैसे? इस पॉइंट पे सर्वर बुकिंग प्रोसेस को आगे बढ़ाने से पहले क्लाइंट को एक
एलिसिटेशन रिक्वेस्ट भेजता है। ये रिक्वेस्ट स्ट्रक्चर्ड होती है, अक्सर जेसन स्कीमा में डिफाइन की जाती है। जेसन स्कीमा, ओके। इसमें ट्रिप की समरी हो सकती है, जैसे बार्सिलोना फ्लाइट्स, जून 15-22, बीच फ्रंट होटल, टोटल $3000। इसके साथ सर्वर कंफर्मेशन मांगेगा, हाँ नहीं। वो यूजर से एडिशनल प्रेफरेंसेस भी पूछ सकता है, जैसे सीट सिलेक्शन, विंडो इजले, रूम टाइप, सी व्यू, सिटी व्यू या ट्रैवल इंश्योरेंस ऐड करने का ऑप्शन, $150। जरूरत हो तो सर्वर इसी मैकेनिज्म से कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन या को ट्रैवलर डिटेल्स जैसी चीजें भी मांग सकता है। और यूजर के लिए ये कैसा दिखता है? मतलब क्लाइंट इस रिक्वेस्ट को यूजर के सामने कैसे रखता है? हाँ, यूजर इंटरेक्शन में किन बातों का ध्यान रखा जाता है? देखिए, क्लाइंट की जिम्मेदारी है कि वो रिक्वेस्ट को पूरे कॉन्टेक्स्ट के साथ दिखाएं। यूजर को पता होना चाहिए कि कौन सा सर्वर पूछ रहा है, जैसे ट्रैवल बुकर सर्वर, क्यों पूछ रहा है, टू फाइनलाइज योर बार्सिलोना ट्रिप, और ये जानकारी कैसे इस्तेमाल होगी। ट्रांसपेरेंसी बहुत जरूरी है। बिल्कुल। यूजर्स को स्टैंडर्ड यूआई कंट्रोल्स मिलते हैं, टेक्स्ट फील्ड्स, ड्रॉप डाउन्स, चेक बॉक्सेस या सिंपल बटन्स जिनसे वो जवाब दे सकते हैं। इंपॉर्टेंटली, यूजर के पास हमेशा जानकारी देने से इनकार करने अच्छा या पूरे ऑपरेशन को कैंसिल करने का भी ऑप्शन होता है। अच्छा, यूजर ऑटोनॉमी सेंट्रल है। और प्राइवेसी, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन का क्या? हाँ, प्राइवेसी का भी खास ध्यान रखा जाता है। गाइडलाइन ये है कि एलिसिटेशन के जरिए कभी भी पासवर्ड्स या एपीआई कीज जैसी हाईली सेंसिटिव इंफॉर्मेशन नहीं मांगी जानी चाहिए। कभी नहीं। क्लाइंट्स को डिजाइन करते वक्त ये भी ध्यान रखा जाता है कि वह सस्पिशियस रिक्वेस्ट्स को पहचान सकें या यूजर को डेटा रिव्यू करने का मौका दें, खासकर अगर रिक्वेस्ट अनयूजुअल लगे। ठीक है, तो एलिसिटेशन एक तरह से सर्वर को जरूरत पड़ने पर स्ट्रक्चर्ड तरीके से यूजर इनपुट लेने का एक सेफ और कंट्रोल तरीका देता है क्लाइंट के जरिए। बिल्कुल। अब अगला फीचर है रूट्स। इसके नाम से अंदाजा लग रहा है कि ये फाइल्स और फोल्डर्स से जुड़ा होगा। हाँ, बिल्कुल। रूट्स एक मैकेनिज्म है जिससे क्लाइंट सर्वर को फाइल सिस्टम एक्सेस बाउंड्रीज के बारे में बताता है। एक्सेस बाउंड्रीज? हाँ, ये फाइल यूआरआईज होते हैं, जैसे file.users travel planning, जो सर्वर को ये सिग्नल देते हैं कि उसे किन डायरेक्टरीज पर फोकस करना चाहिए या किन डायरेक्टरीज के कॉन्टेक्स्ट में ऑपरेट करना है। तो ये सर्वर को एक तरह से गाइड करता है कि रेलेवेंट फाइल्स कहाँ मिलेंगी, और शायद ये भी बताता है कि कहाँ नहीं देखना है। हाँ। क्या ये सिक्योरिटी बाउंड्री की तरह भी काम करता है? हाँ, इसके दो मुख्य उद्देश्य हैं। पहला, ये सर्वर्स को रेलेवेंट वर्किंग डायरेक्टरीज की तरफ गाइड करता है ताकि वो यूजर की पूरी फाइल सिस्टम में भटके नहीं, सही जगह पर काम करे। सही। दूसरा, ये सिक्योरिटी बाउंड्रीज कम्युनिकेट करता है। सर्वर को पता होता है कि उसे किस स्कोप में काम करने की इजाजत है, लेकिन यहाँ ये याद रखना बहुत जरूरी है क्या? कि फाइल एक्सेस पर अल्टीमेट कंट्रोल हमेशा क्लाइंट का ही होता है। अच्छा, रूट सिर्फ बाउंड्रीज बताते हैं। हाँ, रूट सिर्फ इंटेंडेड बाउंड्रीज बताते हैं। क्लाइंट की अपनी सिक्योरिटी पॉलिसीज जैसे ओएस परमिशंस ही फाइनल अथॉरिटी होती हैं। अगर सर्वर रूट्स के बाहर किसी फाइल को एक्सेस करने की कोशिश करेगा तो क्लाइंट उसे डिनाई कर देगा, भले ही ओएस लेवल पर परमिशन हो। ये डिस्टिंक्शन महत्वपूर्ण है कि रूट्स गाइडेंस है, एनफोर्समेंट क्लाइंट करता है। सोर्स में इसका कोई इस्तेमाल का सिनेरियो दिया है? बिल्कुल। सोर्स में एक ट्रैवल प्लानिंग वर्कस्पेस का उदाहरण है। सोचिए, एक ट्रैवल एजेंट है जो एक डेस्कटॉप एप्लीकेशन इस्तेमाल कर रहा है और एक साथ कई क्लाइंट्स के ट्रिप्स पर काम कर रहा है। एजेंट का फाइल सिस्टम ऑर्गेनाइज्ड है। हाँ। क्लाइंट ट्रैवल प्लानिंग सर्वर को कुछ रूट्स बता सकता है। फाइल यूजर्स एजेंट ट्रैवल प्लानिंग, मेन वर्कस्पेस जहां करंट ट्रिप फाइल्स हैं, फाइल यूजर्स एजेंट ट्रैवल टेम्पलेट्स, रीयूजेबल टेम्पलेट्स, चेकलिस्ट वगैरह के लिए। फाइल यूजर्स एजेंट क्लाइंट डॉक्यूमेंट्स, स्पेसिफिक क्लाइंट डॉक्यूमेंट्स जैसे पासपोर्ट कॉपीज। ठीक है। अब जब एजेंट सर्वर से कहता है कि बार्सिलोना ट्रिप के लिए आइटिनरी बनाओ, तो सर्वर इन रूट्स के कॉन्टेक्स्ट में काम करेगा। ओके। वो टेम्पलेट्स फोल्डर से टेम्पलेट उठाएगा, आइटिनरी को प्लानिंग फोल्डर में सेव करेगा और जरूरत पड़ने पर क्लाइंट डॉक्यूमेंट्स फोल्डर से रेफरेंस लेगा। लेकिन सर्वर एजेंट के पर्सनल फोटोज वाले फोल्डर या फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स वाले फोल्डर को एक्सेस नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो रूट्स में डिफाइन नहीं है। सर्वर्स को एनकरेज किया जाता है कि वो इन रूट्स के अंदर रिलेटिव पाथ्स का इस्तेमाल करें। और अगर एजेंट काम करते करते कोई नया फोल्डर इस्तेमाल करना शुरू कर दे, मान लीजिए वो किसी पुराने क्लाइंट का प्रोजेक्ट फोल्डर खोलता है, ऐसी स्थिति में क्लाइंट रूट्स लिस्ट को डायनामिकली अपडेट कर सकता है। अच्छा, ऑटोमेटिकली? हाँ, जब लिस्ट अपडेट होती है, क्लाइंट सर्वर को एक रूट्स लिस्ट चेंज नोटिफिकेशन भेजता है। इससे सर्वर को पता चल जाता है कि अब उसके लिए अवेलेबल वर्किंग डायरेक्टरीज का स्कोप बदल गया है। ज्यादातर मॉडर्न होस्ट एप्लीकेशंस
इसे यूजर एक्शंस जैसे एप्लीकेशन में फोल्डर खोलना या बंद करना के आधार पर ऑटोमेटिकली मैनेज करती हैं। यूजर को मैन्युअली कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा, हालांकि एडवांस्ड यूजर्स के लिए मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन का ऑप्शन भी हो सकता है। ओके। तो रूट सर्वर के लिए फाइल सिस्टम का स्कोप और कॉन्टेक्स्ट डिफाइन करते हैं क्लाइंट के कंट्रोल में। अब तीसरा फीचर, सैम्पलिंग। यहाँ बात और भी दिलचस्प हो जाती है। क्या ये एआई या लैंग्वेज मॉडल से जुड़ा है? हाँ, बिल्कुल सही। सैम्पलिंग एक बहुत पावरफुल फीचर है। ये सर्वर्स को क्लाइंट के जरिए लैंग्वेज मॉडल यानी LLM कंप्लीशंस रिक्वेस्ट करने की अनुमति देता है। अच्छा, क्लाइंट के जरिए? हाँ, इसका सीधा मतलब है कि सर्वर को खुद LLMs इंटीग्रेट करने, उनके APIs मैनेज करने या उनके लिए पे करने की जरूरत नहीं है। अरे वाह! सर्वर ये काम क्लाइंट को डेलीगेट कर सकता है, बशर्ते क्लाइंट या होस्ट एप्लीकेशन के पास पहले से किसी AI मॉडल तक एक्सेस हो। ये तो सर्वर डेवलपर्स के लिए काफी कन्वीनियंट होगा। उन्हें एआई इंफ्रास्ट्रक्चर की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। बिल्कुल। लेकिन इसमें कंट्रोल और सिक्योरिटी का क्या? एआई रिक्वेस्ट्स में सेंसिटिव डेटा जा सकता है और यूजर को पता होना चाहिए कि क्या हो रहा है। हाँ, और इसमें सबसे मजेदार बात यह है कि कंट्रोल पूरी तरह से क्लाइंट और यूजर के पास रहता है। कैसे? MCP डिजाइन में सैम्पलिंग रिक्वेस्ट अक्सर ह्यूमन इन द लूप चेकपॉइंट्स के साथ इंप्लीमेंट करने पर जोर दिया जाता है। ह्यूमन इन द लूप मतलब? इसका मतलब है कि जब सर्वर कोई सैम्पलिंग रिक्वेस्ट भेजता है तो क्लाइंट पहले उसे यूजर को दिखा सकता है। यूजर देख सकता है कि सर्वर क्या करवाना चाह रहा है, किस डेटा पर AI चलाना चाहता है और क्यों। अच्छा। यूजर उस रिक्वेस्ट को मॉडिफाई कर सकता है, अप्रूव कर सकता है या रिजेक्ट कर सकता है। AI से रिस्पॉन्स आने के बाद भी यूजर उसे रिव्यू कर सकता है, इससे पहले कि वो सर्वर तक पहुंचे। ये ह्यूमन इन द लूप वाला एस्पेक्ट काफी रियश्योरिंग है। यूजर कंट्रोल बना रहता है। क्या सोर्स में इसका भी कोई कॉन्क्रीट एग्जाम्पल है कि ये वर्कफ्लो कैसे काम करता है? हाँ, सोर्स में फ्लाइट एनालिसिस टूल का उदाहरण दिया गया है। बताइए। कल्पना कीजिए एक ट्रैवल बुकिंग सर्वर है जिसमें फाइंड बेस्ट फ्लाइट नाम का एक टूल है। यूजर पूछता है बुक मी द बेस्ट फ्लाइट टू बार्सिलोना नेक्स्ट मंथ। टूल एयरलाइन API से क्वेरी करता है और मान लीजिए 47 फ्लाइट ऑप्शंस मिलते हैं। 47? हाँ, ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ, अब 47 ऑप्शंस को मैन्युअली कंपेयर करना यूजर के लिए टीडियस है, तो ये टूल क्लाइंट से सैम्पलिंग के जरिए AI असिस्टेंस मांग सकता है। ओके। सर्वर क्लाइंट को रिक्वेस्ट भेजेगा जिसमें प्रॉम्प्ट होगा जैसे एनालाइज दीज फ्लाइट ऑप्शंस। यहाँ 47 फ्लाइट्स की डिटेल लिस्ट होगी, प्राइस, ड्यूरेशन, स्टॉप्स, एयरलाइन एटसेट्रा। यूजर प्रेफरेंसेस, मॉर्निंग डिपार्चर, मैक्स 1 लेओवर। आइडेंटिफाई टॉप 3 रिकमेंडेशंस हाइलाइटिंग ट्रेड ऑफ्स। सर्वर साथ में ये भी बता सकता है कि उसे एक्यूरेसी ज्यादा चाहिए, इंटेलिजेंस प्रायोरिटी हाई, या स्पीड प्रायोरिटी है। अच्छा, ये भी बता सकता हाँ, है। क्लाइंट इस रिक्वेस्ट को लेता है। अगर ह्यूमन इन द लूप कॉन्फ़िगर्ड है तो वो यूजर को प्रॉम्प्ट दिखाता है ट्रैवल बुकर सर्वर वांट्स टू यूज AI टू एनालाइज 47 फ्लाइट ऑप्शंस बेस्ड ऑन योर प्रेफरेंसेस, शो प्रॉम्प्ट अलाउ। और यूजर अलाउ डिनाई कर सकता है। एग्जैक्टली। यूजर के अलाउ करने पर क्लाइंट अपने कॉन्फ़िगर्ड LLM को रिक्वेस्ट भेजता है। LLM एनालिसिस करता है, जैसे सस्ती रेड आई फ्लाइट वर्सेस थोड़ी महंगी पर कन्वीनियंट मॉर्निंग फ्लाइट। रिस्पॉन्स आने पर क्लाइंट फिर यूजर को दिखा सकता है AI एनालिसिस कंप्लीट, शो समरी, रिकमेंडेशंस, सेंड टू सर्वर। मतलब एआई से रिस्पॉन्स आने के बाद भी यूजर देख सकता है। हाँ, बिल्कुल। यूजर के अप्रूव करने पर ही एनालिसिस सर्वर के टूल को वापस भेजा जाता है। टूल फिर इस AI जनरेटेड एनालिसिस का इस्तेमाल करके यूजर को टॉप 2-3 पॉलिश्ड रिकमेंडेशंस दिखाता है। ये प्रोसेस बहुत कंट्रोल्ड लग रहा है। इसमें यूजर इंटरेक्शन मॉडल कैसा होता है? यूजर को और क्या कंट्रोल्स मिलते हैं? जैसा बताया, अप्रूवल कंट्रोल स्कोर है। यूजर देख सकता है कि सर्वर क्या करवाना चाहता है और क्यों। ट्रांसपेरेंसी फीचर्स भी हो सकते हैं। यूजर देख सकता है कि AI को एग्जैक्ट क्या प्रॉम्प्ट भेजा जा रहा है, कौन सा AI मॉडल इस्तेमाल हो रहा है। यूजर्स AI से मिले रिस्पॉन्स को सर्वर को भेजने से पहले रिव्यू कर सकते हैं। ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शंस भी दिए जा सकते हैं, जैसे यूजर कुछ ट्रस्टेड सर्वर्स या स्पेसिफिक ऑपरेशंस के लिए ऑटो अप्रूवल सेट कर सकता है, अच्छा। जबकि अननोन सर्वर्स या सेंसिटिव टास्क्स के लिए हमेशा मैनुअल अप्रूवल रिक्वायर कर सकता है। सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को प्रॉम्प्ट से ऑटोमेटिकली रिडैक्ट करने के ऑप्शंस भी इंप्लीमेंट किए जा सकते हैं। हाँ, ये जरूरी है। एक्शंस यूजर की प्राइवेसी या सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज ना करें बिना यूजर के एक्सप्लिसिट कंसेंट के। क्लाइंट्स को रेट लिमिटिंग जैसे मैकेनिज्म्स भी इंप्लीमेंट करने चाहिए ताकि कोई सर्वर इस फीचर को अब्यूज ना कर पाए। समझ गई। तो हमने MCP क्लाइंट्स के ये 3 कोर फीचर्स देखे। एलिसिटेशन, जरूरत पड़ने पर यूजर से कंट्रोल तरीके से जानकारी मांगना,
रूट्स फाइल सिस्टम का रेलेवेंट स्कोप डिफाइन करना और सैम्पलिंग क्लाइंट के जरिए सुरक्षित तरीके से एआई कैपेबिलिटीज का इस्तेमाल करना। तो इन सब का कुल मिला के क्या मतलब निकलता है? ये सब मिलकर क्या अचीव करते हैं? अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो ये तीनों फीचर्स मिलकर सर्वर और यूजर के बीच इंटरैक्शंस को कहीं ज्यादा फ्लेक्सिबल, सिक्योर और कॉन्टेक्स्ट अवेयर बनाते हैं। फ्लेक्सिबल, सिक्योर, कॉन्टेक्स्ट अवेयर। हाँ, एलिसिटेशन वर्कफ्लोज को स्टैटिक होने से बचाता है, सर्वर्स को रियल टाइम यूजर इनपुट के आधार पर अडैप्ट करने देता है, रूट्स फाइल सिस्टम ऑपरेशंस को सेफ और ऑर्गेनाइज्ड रखते हैं, और सैम्पलिंग एआई की पावरफुल कैपेबिलिटीज को सर्वर्स तक पहुंचाता है। लेकिन क्रूशियल बात यह है कि ये सब क्लाइंट और यूजर के कंट्रोल में रहता है। हाँ, कंट्रोल वाली बात बहुत अहम है। बिल्कुल, ये सब होस्ट एप्लीकेशन के फ्रेमवर्क के अंदर होता है, जो यूजर को एक सीमलेस और इंटीग्रेटेड एक्सपीरियंस देने की कोशिश करता है। यूजर को शायद बैकग्राउंड में चल रही इन एलिसिटेशंस, रूट्स या सैम्पलिंग रिक्वेस्ट का पता भी न चले, सही। लेकिन उसे फायदा मिलता है एक ज्यादा केपेबल, इंटेलिजेंट और रिस्पॉन्सिव एप्लीकेशन का। ये फीचर्स एमसीपी को सिर्फ एक डेटा ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल से कहीं ज्यादा बनाते हैं। ये रिच, इंटरैक्टिव और सुरक्षित डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशंस बनाने का एक फ्रेमवर्क प्रदान करते हैं। तो ये सर्वर सेंट्रिक मॉडल से हटकर क्लाइंट की कैपेबिलिटीज को लेवरेज करने वाला अप्रोच है। एग्जैक्टली, ये एक तरह का शिफ्ट है। ये वाकई एक बड़ा शिफ्ट लगता है इंटरैक्शन मॉडल्स में। और इसी से जुड़ा एक अहम सवाल खड़ा होता है, जैसे जैसे एआई एजेंट्स और सर्वर्स ज्यादा ऑटोनमस और केपेबल होते जाएंगे, उनकी जरूरतें और डेटा एक्सेस रिक्वेस्ट्स भी बढ़ेंगी। हाँ, ये तो होगा। ऐसे में यूजर कंट्रोल, प्राइवेसी और ट्रांसपेरेंसी बनाए रखने के लिए एलिसिटेशन और सैम्पलिंग जैसे मैकेनिज्म्स कितने जरूरी हो जाएंगे? क्या भविष्य में हमें एआई के साथ अपने इंटरैक्शंस पर और भी ज्यादा ग्रैन्युलर कंट्रोल की जरूरत पड़ेगी, जहां हम बहुत बारीकी से तय कर सकें कि एआई क्या पूछ सकता है, हमारे सिस्टम के किन हिस्सों को देख सकता है और कब उसे हमारी एक्सप्लिसिट परमिशन की जरूरत होगी? ये सोचने वाली बात है। ये बिल्कुल सोचने वाली बात है। ये बैलेंस कैसे बनेगा, ये देखना होगा। ये थी हमारी आज की गहरी पड़ताल एमसीपी क्लाइंट्स और उनके खास फीचर्स, एलिसिटेशन, रूट्स और सैम्पलिंग पर। उम्मीद है इस चर्चा से ये समझने में मदद मिली होगी कि मॉडर्न एप्लीकेशंस पर्दे के पीछे कम्युनिकेशन और इंटरैक्शन को कैसे मैनेज कर रही हैं और एमसीपी जैसे प्रोटोकॉल्स इसमें क्या भूमिका निभा रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द फनल इफेक्ट।